हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी बाय नवनीत। तो चलिए आज हम वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका स्टार्ट होता है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संबंध के बारे में, यानी रिलेशन क्या होता है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको एक एक चीज क्लियर तरीके से हो जाएगी कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट है और क्या चीजें हमें समझनी है। तो सबसे पहले देखिएगा, जैसे हम रिलेशन की बात करते हैं तो आपको पता है हमारा किसके साथ हमारा रिलेशन होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, यानी हमारा ए और बी दो टू नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो रियल आर है रिलेशन है वो सबसेट करेगा किसी एक सेट में, यानी ए क्रॉस बी हमें दो सेट दिए गए हैं। ये आपने सेट क्लास 11th में रोस्टर रूप और सेट रूप में पढ़े होंगे, ठीक है, किस तरीके से आप करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक सेट ए लिया 1,2 और बी हमने लिया 2, 3, 5। अगर ई क्रॉस बी निकालते हैं तो हमारा 1 के साथ 2, फिर 1, 3, 1, 5 इस तरीके से हम लिख लेते हैं, फिर 2, 2, 2, 3, 2, 5। तो इस तरीके से हमारा पूरा सेट लिख जाता है। फिर हम देखते हैं R1 और R2, यानी इसमें क्या संबंध हमारा हम पहचाने कि R1 इसका संबंध होगा या R2 इसका संबंध नहीं होगा। तो संबंध की हम परिभाषा कैसे निकालते हैं, कैसे हम इसकी जांच करते हैं। जो सेट के हमारे जैसे मान आए, मान के चलो क्वेश्चन है कि R1 में ये दिए गए हैं और R2 में ये दिए गए हैं, तो जांच कीजिए क्या R1 इस सेट से संबंध है, नहीं। तो 1, 2 इसके अंदर है और 2, 7 इसके अंदर है, नहीं है। ठीक है, तो R1 हमारा संबंध नहीं होगा, क्योंकि लिख देंगे कि 2, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर R2 में चेक करेंगे 1, 2 है, 1, 2 है, 2, 2 है, 2, 2 है, 2, 5 है, 2, 5 है, तो लिख देंगे R2 संबंध होगा, क्योंकि R2 हमारा बिलोंग्स कर रहा है E क्रॉस B में। अब आप संबंध को समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं संबंध के प्रकार की। संबंध कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको पहला संबंध देखिएगा रिक्त संबंध, जिसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। दूसरा होता है सार्वत्रिक संबंध, जिसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तीसरा होता है आपका सौतुल्य संबंध, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर आपका अगला होता है सम्मित संबंध, जिसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। फिर है संक्रामक संबंध, जिसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। फिर है लास्ट आपका तुल्यता संबंध, जिसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। जहां पर सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों कंडीशन हो जाती हैं, वहां पर आपका तुल्यता संबंध होता है। और क्लास 12th में एक 2 नंबर और एक 5 नंबर से क्वेश्चन पक्का इसमें से पूछा जाता है। चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर आपकी परिभाषाएं लिखी हैं, तो इन परिभाषाओं को हम बारी तरीके से देख लेते हैं। पहले हमारा है रिक्त संबंध, ठीक है। तो रिक्त संबंध को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, यानी जैसे आपने रिक्त समुच्चय पढ़ा है क्लास 11th में, फाई नल सेट जिसे बोलते हैं। समुच्चय ए का परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि R का कोई भी अवयव E के साथ संबंधित नहीं है। यानी अगर हमारा जो रिलेशन दिया गया है वो एक सेट दिया गया है जो हमारा, ठीक है, उसके साथ किसी तरीके का रिलेशन नहीं होना चाहिए, वो हमारा किस में आता है, रिक्त संबंध में आता है। जैसे ए इक्वल टू हमारा दिया गया है सेट 1, 2, 3 पर परिभाषित, तो इसको हम या तो मजली कोष्ठक के रूप में लिखते हैं या हम फाई के रूप में लिख सकते हैं, दो में से किसी एक रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमारा रिक्त संबंध कहलाता है। सेकेंड हमारी डेफिनेशन आती है सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। सार्वत्रिक संबंध को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यानी इसकी परिभाषा है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R1 एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है। सार्वत्रिक में मतलब अगर हमारा ये सेट दिया गया है कि 1, 2, 3, अब इसका हमें कैसे पता करें, तो जैसे ए है तो किसी भी सेट का खुद के साथ भी एक रिलेशन होता है, तो ए क्रॉस ए हम निकाल सकते हैं। ए क्रॉस ए में हमें क्या मिलेगा, 1 के साथ, ठीक है, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तीसरा हमारा 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। इस तरीके से हमें ए रिलेशन मिल जाएगा ए क्रॉस ए का, यानी हमारा पूरा रिलेशन बन जाएगा R टेंस टू। अब हमारा यही जो हम पूरे रिलेशन में लिखेंगे यही कहलाएगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, जिसे हम कहते हैं सार्वत्रिक रिलेशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
2 2 2 3 और यहाँ पर 3 1 और 3 2 और 3 3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सार्वत्रिक संबंध। अब तीसरा, अब जो मेन इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट होने वाला है वो आपका है सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध, देखो इसको हम सिंपल भाषा में समझाते हैं। सौतुल्य याद कर लो कि खुद का खुद से संबंध है, ठीक है, किसी से मतलब नहीं। तो जैसे आपका मान के चलो ये इधर भी है, प्रांत में है, तो ये हमारा रेंज परिसर में भी होना चाहिए। ठीक है, अभी जानते हो इसको बोलते हैं, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, प्रांत, इसको बोलते हैं परिसर। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं बिलोंग्स टू आर, दोनों में करना चाहिए, तभी हमारा सौतुल्य संबंध होगा। परिभाषा देख लीजिएगा सौतुल्य संबंध की, हमने लिखी भी है, खुद का खुद के साथ, यानी ई का प्रत्येक अवयव ई के स्वयं से संबंधित, अर्थात ई कॉमा ई बिलोंग्स टू आर, तो आर को सौतुल्य संबंध कहा जाता है। एग्जाम्पल में हमने दर्शाया है, जैसे ई 1 2 3 के हमने रिलेशन लिखे, तो इसमें सौतुल्य संबंध कौन कौन होगा देखिएगा। इसमें सौतुल्य संबंध 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर और 3 3 बिलोंग्स टू आर। ये हमारे तीनों क्या है, यानी हमारा रिलेशन क्या संबंध प्रदर्शित करेगा, सौतुल्य संबंध प्रदर्शित करेगा। अब है नेक्स्ट डेफिनेशन सम्मित संबंध। ठीक है, तो सम्मित संबंध की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब सम्मित संबंध को पहले हम समझा देते हैं कि क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक सम्मित संबंध। अगर मान के चलो उसने कहा कि ई हमारा प्रांत परिसर, ए बी बिलोंग्स कर रहा है हमारा आर में, तो यहाँ पर बी भी हम बी ए हमारा बिलोंग्स भी करना चाहिए आर में, यानी इसका उल्टा होना चाहिए। जहां पर भी हमें जैसे 1 2 मिले तो 2 1 भी हमारा उसी रिलेशन में मिलना चाहिए। अगर ये मिलता है तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है, यानी सम्मित संबंध। यानी ए के सभी अवयव A1 A2 के लिए, यानी A1 प्रांत A2 परिसर दिया गया बिलोंग्स टू आर, तो A2 A1 भी हमारा मिलना चाहिए, बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में A1 A2 बिलोंग्स टू A है और A1 A2 बिलोंग्स टू आर है, तो A2 A1 बिलोंग्स टू आर भी होगा। यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है कि A इक्वल टू 1 2 3, यानी एक सेट दिया गया है और यहाँ पर R हमारा 1 2 2 1 2 3 3 2 पर सम्मित संबंध है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ए बी हमारी परिभाषा में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी हमारा यहाँ पर देखिए 1 2 है और 2 1, तो ये हमारा कैसा संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा। अब बात करते हैं संक्रामक संबंध, तो संक्रामक को भी हम समझ लेते हैं। तो संक्रामक संबंध क्या होता है देखिएगा, संक्रामक संबंध इसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे यहाँ पर चूंकि हम एक करते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू हमारा आर कर रहा है, तो हमारा बी सी बिलोंग्स टू आर भी करेगा, मतलब कोई एक, और जहां से ये खत्म होता है वहीं से दूसरा अवयव रिलेशन स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो क्रॉस होगा, यानी ई और सी हमारा बिलोंग्स भी करेगा आर में, तभी हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं, जैसे कि कोई एक रिलेशन है 1 2 3, इसी का अगर हम एक यूनिवर्सल रिलेशन बनाते हैं, यानी रिलेशन ही एक सेट है, इसी का यूनिवर्सल रिलेशन बनाते हैं, तो वो हमारा बनता है 1 2, यानी 1 1 और 1 3। ठीक है, 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिमेट्रिक रिलेशन की यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू कर रहा है आर में, अब ये 2 पर खत्म हुआ तो देखेंगे 2 1, तो यहाँ पर 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर 1 1, देखो जहां से खत्म हुआ तो 1 1 भी हमारा बिलोंग्स टू आर, अतः ये क्या होगा, हमारा तीनों मिल रहे हैं, 1 2 भी मिल रहा है, 2 1 भी मिल रहा है और 1 1 भी मिल रहा है, तो ये क्या सा हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी इसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। देख लेते हैं, यदि ए के सभी अवयव A1 A2 A3 के लिए A1 A2 बिलोंग्स टू आर है, तो A2 A3 भी बिलोंग्स टू आर करेगा, तो पहला और लास्ट थर्ड वाला, तो A1 A3 बिलोंग्स टू आर भी होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध। ठीक है, और तीनों जहां पर संबंध मिल जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है तुल्यता संबंध। ठीक है, जैसे देखिएगा, यदि कोई संबंध सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो जाता है तो वो तीनों संबंध इसको बोलते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 5 नंबर में क्लास 12 में पूछा भी जाता है। अब हम इसको बता देते हैं, जैसे हमने कोई एक सेट है
यहाँ पर ए क्रॉस ए लिया, तो हमारा जो यहाँ पर सेट में लिया कि इसको बोलते हैं हम रेंज, एक रिलेशन है सेट में, तो इसको बोलते हैं प्रांत और इसको क्या बोलते हैं परिसर। तो जो हमारा ये प्रांत है x का मान और ये हमारा परिसर है, और ये हमारा पूरा जो सेट में दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, सहप्रांत। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोडोमेन, इसको डोमेन और इसको रेंज। तो यहाँ पर हमने प्रांत पूरे ये लिखे हैं, ये परिसर इसके लिए इसका मान दिया गया है, और सहप्रांत यानी जो हमें 1 से लेकर 14 तक दिए गए। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं एक दो, और इस वीडियो को हम फिर एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। ठीक है, हमारा एक समुच्चय दिया गया है, इस सेट दिया गया है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 14 में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r इक्वल टू जो हमारा प्रांत और परिसर दिया गया एक्स वाई, यहाँ पर हमारा 3x माइनस वाई, यानी x तो है लेकिन y का मान हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया गया है, तो हमने ये लिखा। अब हमने क्या किया देखिएगा, एक हमने सेट लिखा यहाँ पर e इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन हमारा कहाँ तक दिया गया 14 तक। ठीक है, और r हमारा दिया गया है कि हमारा एक्स वाई, जहां पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले तो रिलेशन कब बनेगा, चित्र के द्वारा इसको समझा देते हैं हम आपको, ध्यान से देखना। यहाँ पर हम x ले रहे हैं, यहाँ पर y ले रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि x 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो हमारा y बराबर यानी 3x माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर हमारा 3x, तो y बराबर 3x, तो हमारा y की वैल्यू क्या मिलेगी 3, क्योंकि 3 x के साथ गुणा है, 2 तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 6, 3 की y की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर 9, 14 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 4 y की वैल्यू कितनी मिलेगी 4 चको 16, जो कि हमारा इसके 14 से आगे चली गई है, तो हम हमारा रिलेशन 4 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा 3 टर्म्स तक। यहाँ पर हमारा सॉरी 4 के लिए हमारी 16 नहीं आएगी 12 आएगी, और 3 के लिए हमारी 9 आएगी, 3 2 जा 6, यानी 4 तक हमारा टर्म्स जाएगा। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ पर रिलेशन बनेगा y के लिए 1 तो x के लिए 1, तो y के लिए वैल्यू हमें 3 प्राप्त हो रही है, x के लिए 2 तो y की वैल्यू हमारी 6 प्राप्त हो रही है, x के लिए 3 तो y के लिए वैल्यू हमारी 9 प्राप्त हो रही है, और x के लिए 4 तो y के लिए हमारी वैल्यू 12 प्राप्त हो रही है। इसके आगे नहीं जाएंगे कि 14 5 के जाते हो तो 5 3 जा 15, जो कि हमारे सेट 14 से अंदर होना चाहिए। अब हम यहाँ पर तीनों कंडीशन को चेक करेंगे सौतुल्य। तो पहले देखेंगे सौतुल्य के लिए, तो सौतुल्य की डेफिनेशन खुद का खुद के साथ संबंध, तो हम ये अपने मन से लिख देते हैं कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कहीं पर 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर मिल रहा है, अतः लिख देंगे कि आर सौतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, दूसरा अब हम करेंगे सम्मित, तो सम्मित की हम कर लेते हैं। सम्मित हमने बताया था किसी एक सेट को लेते हैं ए बी, तो यहाँ पर हम लेते हैं चूंकि 1,3 हमारा बिलोंग्स कर रहा है आर में। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर ऑल, यानी ए बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें नहीं कर रहा है तो ये लिख सकते हैं 1,3 बिलोंग्स टू आर, तो जहां से खत्म हुआ 3,1, क्या इसमें 3,1 है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर 1, जहां से खत्म हुआ 1,1 भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो लिख सकते हैं अतः आर सम्मित संबंध नहीं प्रदर्शित करेगा, नहीं दर्शाएगा। तीसरा है संक्रामक, तो संक्रामक को देख लेते हैं, चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब संक्रामक की डेफिनेशन आप जानते हो, ए का बी के साथ और बी का ए के साथ, सॉरी सिमेट्रिक के लिए 1,3 और 3,1, ये हम संक्रामक के लिए कंडीशन करते हैं, 3 1 नहीं हो रहा है तो सम्मित नहीं होगा। संक्रामक के लिए 1 3 लिया बिलोंग्स टू आर, तो 3 1 भी हमारा जहां से खत्म हुआ वहीं हमारा स्टार्ट होना चाहिए, 3 1 नहीं मिल रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1,1 भी नहीं मिल रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा है आर डज नॉट बिलोंग्स टू 1,3, यह सौतुल्य नहीं होगा। 1 3 3 1 ये भी हमारा सम्मित नहीं होगा। 1 3 और 3 के बाद यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 3 3 1 3 से खत्म हुआ, तो दूसरा सेट कहाँ तक जा रहा है 9 तक, तो यहाँ पर 9 आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर भी 9, तो 1,9 भी हमारा इसमें नहीं है। ठीक है, तो डज नॉट यह भी संक्रामक नहीं होगा। तो इस तरीके से इनके एग्जाम्पल हमने और भी किए हैं, आप अपनी सहायता से इनको कर सकते हो। ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इनको निकालिएगा। ठीक है,
तो भाई आप किताब से अपनी क्लास 12 के इनको करिएगा। अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम इनके सॉल्यूशन आपके लिए डाल देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैथमेजिशियन14 नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम अपडेट हो जाती है। धन्यवाद।